नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वह जन्मभूमि मेरी। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में प्राय हम देखते हैं कि वो अपने देश के वर्तमान और अतीत का गुणगान बहुत करते हैं और करना ही चाहिए। और जिस समय इन्होंने लिखा था उस समय इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस कविता में उन्होंने अपने देश के वर्तमान और अतीत का वर्णन किया है। देश का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको भी उन्हें बड़े गौरवान्वित तरीके से डिस्क्राइब किया है, व्याख्या की है उसकी। हमारे देश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ हिमालय है, वो मुकुट की तरह हमारे देश के सिर पर है, और एक तरफ हिंद महासागर है। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के पैरों को धो रहा है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने इस कविता में दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। तो अब हम लोग कविता में आते हैं और पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब वह यहाँ भारत देश को कहा गया है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ये जो हमारा देश है वो हमारी जन्मभूमि है। ठीक है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। एक तरफ हिमालय है जो ऊंचा खड़ा हुआ है और आकाश को, उत्तर दिशा में हिमालय है जो आकाश को चूम रहा है। आकाश चूमना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ऊंचा। ठीक है। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। और नीचे दक्षिण दिशा में, नीचे चरण तले, पैरों के नीचे कौन है? सिंधु है, समुद्र है। सिंधु माने समुद्र, और हमेशा झूमता रहता है। झूमने का अर्थ क्या है? कि उसकी लहरें उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। तो ये क्या है? इसको राइटर ने नेचर के साथ जोड़ दिया है। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है। गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियां लहरा रही है। ठीक है। माने हमेशा बह रही है। गंगा यमुना और भी नदियां हैं लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध है, तो राइटर ने इनको यहाँ डिस्क्राइब किया है, इनको यहाँ दिखाया है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। और हर कदम पर, हमारे देश में जब हम चलते हैं तो हर कदम पर एक सुंदरता बिखरी हुई है। ये माने छहर रही है, माने स्कैटर्ड है, हर तरफ बिखरी हुई है। जगमग छटा निराली, छटा माने सुंदरता, जगमग, यहाँ की जो सुंदरता है वो चकाचौंध कर देने वाली सुंदरता है। ठीक है। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है, हर कदम पर एक सुंदरता बिखरी हुई है, और हम लोग उस सुंदरता का आनंद लेते हुए जीवन बिताते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। हमारा देश जो है वो पुण्य भूमि है और स्वर्ण भूमि है। पुण्य भूमि क्यों है? क्योंकि यहीं से अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया गया था और सारे देश में, सारे विश्व में अहिंसा का प्रचार किया गया था। इसलिए ये पुण्य भूमि है। यहाँ बहुत सारे पुनीत और पुण्य कार्य हुए, बड़े बड़े कार्य हुए, इस वजह से ये पुण्य है। और फिर हर व्यक्ति के लिए उसका देश पुण्य भूमि हुआ करता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब राइटर ने यहाँ देश को स्वर्ण भूमि कहा है, इसके दो कारण। पहला, यहाँ की जमीन जो है इतनी उपजाऊ, इतनी फर्टाइल है कि आप ऐसे दाना फेंक भी देते हैं तो एकदम लहलहा उठता है कुछ दिन बाद। तो यहाँ की जो पुण्य भूमि है, वो यहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, इसलिए ये स्वर्ण भूमि है। और दूसरी वजह ये है कि हमने एक देश का नाम सुना है, म्यांमार। पहले उसे बर्मा कहते थे। वो हिंदुस्तान में था, जो अखंड भारत के समय में वो हिंदुस्तान में था, और वहां सोने की खाने, इसलिए भी इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। ठीक है। तो वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जो ये हमारी जन्मभूमि है, और जो जन्मभूमि है वो मातृभूमि है, जो जन्म देता है वो माँ होती है। यह पुण्य भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे पुनीत और पवित्र कार्य किए गए हैं, इसलिए पुण्य भूमि भी है। वह स्वर्ण भूमि भी है क्योंकि यहाँ सोने की खाने हैं, यहाँ की जमीनें उपजाऊ हैं और विभिन्न तरह की फसलें यहाँ होती हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ पर एक माने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, माने एकमात्र ये देश है जहां पर 7 ऋतुएं एक साथ आती है। ठीक है। तो झरने अनेक झरते, और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसा नहीं कि
केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, केवल बर्फ ही बर्फ है, केवल पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ हर तरह की चीजें एक साथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो झरने अनेक झरते, हम लोग माने जब हिंदुस्तान का भ्रमण करने निकलेंगे तो हम देखेंगे कि हमने हिंदुस्तान में ही सऊदी अरब भी देख लिया, हम देखेंगे कि हमने हिंदुस्तान में ही अमेरिका भी देख लिया, और हम देखेंगे कि हमने हिंदुस्तान में ही यूरोप को भी देख लिया, क्योंकि वहाँ की जो अलग अलग प्राकृतिक चीजें हैं वो सब एक साथ हमारे देश में हैं। तो झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। यहाँ जो पहाड़ है वहां से झरने गिर रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह की पशु पक्षी पाए जाते हैं और झाड़ियों में पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। ठीक है, चिड़िया चहक रही है माने चिड़िया कलरव कर रही है मस्त होकर। वो मस्त कहाँ? झाड़ियों में, झाड़ियों के अंदर, पेड़ों पर, अमराइयों पर, बरगदों पर, ये तमाम चीजें देखने। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। अमराई का मतलब होता है आम के बगीचों को अमराई कहा जाता है। तो यहाँ जो आम के बगीचे हैं वो बहुत घने और उन पर कोयल बैठकर कूक रही है, और ये जो आनंद है ये एकदम स्वर्ग जैसा आनंद हमें देता है। तो अमराइयां घनी है माने घनी माने बहुत डेंस है, बहुत नजदीक नजदीक यहाँ पेड़ है, और उस घने अमराई में कोयल कूक रही है। कोयल पुकारती है, कोयल पुकार रही है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। और यहाँ पर मलय पवन बहती है। मलय पर्वत माने एक पहाड़ है जिस पर चंदन के वन का बगीचा है, और जब उधर से कोई हवा आती है तो वो चंदन के जंगलों के कारण सुगंधित होती है, इसलिए उस हवा को मलय पवन कहा जाता है। बहती मलय पवन है, और जब मलय पवन हमारे बॉडी को छू कर गुजरती है तो हम संवर जाते हैं, मेरा मन आनंद से भर जाता है। ठीक है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, तन मन को संवार देती है, सुंदर कर देती है, सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा को भी पवित्र और उत्कृष्ट बना देती है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि क्यों है भारत? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म एक साथ, हम लोगों ने बचपन में या तुम लोग अभी पढ़े होंगे, इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता में एकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मजहब के लोग, बहुत सारे देश के लोग, पूरे विश्व में जितने धर्म हैं प्रायः हर धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं। तो क्या है, ये धर्म भूमि है और सब अपने अपने धर्म का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी झड़प दिखाई दे देती है कहीं कहीं, कुछ माने अप्रिय खबरें भी दिखाई दे देती हैं, लेकिन उन अप्रिय खबरों से निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके जो मूल में, जो मूल की जो अच्छाई है वो आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। आज भी यहाँ के लोग ये यकीन करते हैं कि मनुष्यता अच्छी चीज है। आज भी यहाँ के लोग ये मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। तो मूल में जो ये गुण है ये हर जगह है। अब थोड़ा बहुत हम लोग कहीं देख लेते हैं तो ये एक्सेप्शन है, इसको हम एग्जाम्पल में सेट नहीं कर सकते। तो विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं इसलिए ये धर्म भूमि है। और कर्म भूमि क्या है, क्यों है? क्योंकि हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बढ़े, यहीं पर हमने अपना कार्य किया, अपना जीवन यापन किया। आजकल एक बड़े दुखद खबर ये आती है कि जब लड़का पढ़ लेता है, मनुष्य तो वो हिंदुस्तान में होता है और मनुष्य बनने के बाद कहीं और भाग जाता है कि वहां सैलरी ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी उन्हें हिंदुस्तान में ही दी जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो हमारा ब्रेन है जो बाहर जा रहा है वो हिंदुस्तान में रहेगा, और हिंदुस्तान में रहने से हमारे देश की उन्नति और ज्यादा होगी, वैज्ञानिक डेवलपमेंट और ज्यादा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा, यहाँ पर शिक्षा का प्रचार ज्यादा होगा। तो सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे टैलेंट बाहर न जाए, और अगर सरकार कहीं थोड़ी बहुत असमर्थ है तो यहाँ के टैलेंट को भी ये ख्याल करना होगा कि हम अपना टैलेंट अपने देश में इस्तेमाल करें। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैं बार बार यह कह देता हूँ क्योंकि वह थोड़ा सा क्या है ना, थर्ड पर्सन में आनंद नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोग वही समझो। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब देखो यहाँ की एक और महानता है कि यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे। जन्मे जहाँ थे रघुपत, यहाँ पर रघुपति जन्मे थे, अर्थात राजा राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने
अपने प्रजा की बात रखने के लिए अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया था। बहुत लोग इसको इशू बनाते हैं और अब राम पार्टी की चीज हो गए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि वो बड़े जो विरोध करते हैं राम का, वो ये कहते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया है तो ये गलत किया। लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर उस धोबी की बात सुनकर राम अपनी पत्नी को नहीं निकालते तो भी तो राम को आप लोग गलत ही कहते। कैसा आदमी था, सब देखो अपने घर में जब मिस्टेक देखा तो धोबी को ही मरवा दिया, ऐसा कहते कि नहीं। और जब धोबी की बात, प्रजा की बात सुनकर पत्नी को घर से निकाल दिए तो आप कह रहे हैं कैसा आदमी था, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। ठीक है। तो हर हाल में कुछ लोग मुखातिब ही रहेंगे, हर हाल में कुछ लोग नाराज रहेंगे। इट इज नॉट इजी टू सेटिस्फाई एवरीवन। तो हर आदमी को खुश किया नहीं जा सकता और तुम लोग को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम लोग अपने सही रास्ते पर रहो और सही काम करो और उस सही कार्य से जो खुश हो रहा है उसे खुश होने दो। तो जन्मे जहां थे रघुपति, यहाँ पर रघुपति जन्मे थे। जन्मी जहां थी सीता, यहाँ पर सीता जैसी स्त्री जन्मी थी जो अपने सतीत्व के और नारी धर्म के का पालन अपने जीवन के अंत समय तक किया। जब सीता को घर माने कि राम ने वनवास दिया तो सीता ने राम का विरोध कहीं नहीं किया, उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां, आज की अगर पत्नी होती तो सीधे कोर्ट के में केस करती है, बोलता आधी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। तो ये भी बुरा नहीं है। ये बुरा इस लिहाज से नहीं है कि कुछ लोग माने गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर को, तो ये नियम इसलिए बनाया गया है कि गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन हर नियम का कुछ दो साइड होते हैं। अब कुछ लोग जानबूझ के अलग हो जा रहे हैं, पति पे केस कर दे रहे हैं कि 50% मेरा है। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया में अच्छाई तभी आएगी जब हर आदमी ये सोचे कि उसको अच्छा बनना है। किसी धर्म से, किसी नियम से, किसी कानून से हम किसी को अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है। तो जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। और यहीं पर कृष्ण जन्मे थे, यहीं पर कुरुक्षेत्र में गीता को श्री कृष्ण ने पढ़ा था। और वो गीता आज दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफिकल ग्रंथ है। गीता की फिलोसफी विदेश में भी पढ़ाई जाती है। तो यहीं पर श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी, उससे मधुर स्वर आज तक कुछ बना ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। यहीं पर गौतम ने जन्म लिया और हमारे देश का सुयश बढ़ाया, माने अच्छा यश, माने देश को उन्नति के पथ पर ले गए। अब गौतम एक राजा के बेटे थे, चाहते तो पूरा आराम से लाइफ बिता सकते थे, अय्याशी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा, आदमी की स्थिति को देखा, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और पूरे विश्व में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि पूरे विश्व में फैल नहीं पाया, लेकिन चाइना, इंडोनेशिया और ये सब श्रीलंका और इसके बाद म्यांमार, इस सब में बुद्धिस्ट है। ठीक है। और बुद्धिस्ट से बहुत फायदे हुए, मनुष्य के अंदर, आदमी के अंदर मनुष्यता आई और कुछ नुकसान भी हुए। जब विदेशियों ने ये सोचा कि अशोक के वंशज बुद्धिस्ट हो गए हैं, वो किसी पर हथियार नहीं उठाएंगे, और उस समय बहुत सारे अटैक हुए जिससे हमारा देश गुलामी की तरफ गया, क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे और तलवार उठाते ही नहीं थे, लड़ते नहीं थे। तो एक ऐसा समय भी गुजरा जिससे बुद्धिस्ट का नुकसान हुआ। और उसी अशोक के वंशज में पुष्यमित्र शुंग पैदा हुए। माने वो एक्चुअली अशोक के वंश में नहीं पैदा हुए थे, उस वंश के राजाओं के सेनापति थे। और उन्हें बुद्धों से इतनी घृणा हो गई, इतने अटैक होने लगे कि उनको घृणा हो गई। उन्होंने वहां का जो राजा था उसको मारकर स्वयं राजा बने और बहुत सारे बुद्धिस्टों को मरवा दिया उन्होंने, क्योंकि उसके प्रचार से सारी दुनिया जो थी वो क्या हो रही थी, कर्मण्य होती जा रही, कोई काम नहीं, केवल सन्यासी बनना है। तो मारना ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन अब उसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है कि इतना बड़ा देश गुलाम हो जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो मारने की जगह कुछ और भी किया जा सकता था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन संभवतः अगर वो नहीं होते तो फिर हिंदू धर्म बच भी नहीं पाता, या हिंदू धर्म कहना उचित नहीं होगा। भारत में कोई धर्म नहीं बच पाता और हर तरफ आक्रांता ही आक्रांता दिखाई देती। एनीवे, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यहाँ पर गौतम जन्मे और यहाँ का सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई। जग को माने बुद्धिस्ट का प्रचार करके लोगों में दया की भावना पैदा की। पहले बहुत
माने कि सऊदी में देखो तो बहुत सारे कबीले थे जो आपस में लड़ा करते थे। श्रीलंका, चाइना, चाइना पर कितने मंगोल अटैक्स हुए। आज चाइना पावर हुआ है, बहुत सुपर पावर बन चुका है, लेकिन एक दौर था जब जापान ने पूरी तरह चाइना पर कब्जा कर लिया था और दौड़ा दौड़ा के मारता था। तो इन सब लोगों के अंदर एक दया की भावना पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया दो वर्ड है, इस पर ध्यान देना है। जग को दिया दिखाया माने ये जो दिया है, ये जो प्रकाश है, दिया प्रकाश का प्रतीक है, और ये जो दिया है ये ज्ञान के दीपक की बात कही जा रही है, कबीर वाला दिया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सभ्यता का जो विकास है, ज्ञान जो सबसे पहले यही के लोगों को प्राप्त हुआ और पूरी दुनिया में फैला। ठीक है, तो जग को दिया दिखाया, जग को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाला जो देश है वो है भारत। ठीक है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ये युद्ध भूमि क्यों है? युद्ध भूमि इसलिए नहीं है कि हम लोग दिन भर लड़ते रहते हैं। युद्ध भूमि ये है कि हमने इसी देश में रहकर अंधकार पर विजय प्राप्त किया, अंधकार के साथ, अज्ञान के साथ युद्ध किया और अंधकार और अज्ञान पर विजय प्राप्त की। हम अपने जीवन यापन के लिए रोज, हर आदमी रोज युद्ध करता है आज के जीने के लिए। आज हमें जीना है तो हम सुबह उठते ही युद्ध शुरू कर देते हैं। युद्ध का मतलब है स्ट्रगल, युद्ध का मतलब है अंधकार पर विजय प्राप्त करना, युद्ध का मतलब है अज्ञानता पर विजय प्राप्त करना। तो इस लिहाज से हमारा जो देश है वो युद्ध भूमि है। और बुद्ध भूमि इसलिए है क्योंकि बुद्ध का प्रचार और बुद्ध का जन्म दोनों यही हुआ था। बुद्ध यही से पूरे विश्व में फैली थी, इसलिए बुद्ध भूमि भी है। और बुद्ध भूमि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बुद्ध जन्मे थे। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये हमारी मातृभूमि है और ये हमारी जन्मभूमि है। इसके लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए और हमें अपना टैलेंट अपने देश के विकास में लगाना चाहिए। ये नहीं कि कल को तुम लोग बड़े हो जाओ, साइंटिस्ट हो जाओ, बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाओ और विदेश भाग जाओ। ऐसा मत करो, अपने टैलेंट को अपने देश में इस्तेमाल करो। और लोग कहते हैं भाई सैलरी नहीं मिल रही, क्या करो? थोड़ा कम सैलरी में ही करो, और दोनों को ही ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कविता यहाँ खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिए, मैंने बल्कि डिस्क्राइब करने में जितना समय लगना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी मैंने आपसे कही। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।